नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बीएड हो, चाहे बीएचयू बीएड हो या कि अन्य किसी स्टेट के बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, भटकाव से बचने के लिए, कोचिंग सेंटर के छलावे से बचने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को देखें और उन क्वेश्चंस के प्रकृति को समझें, मतलब उन क्वेश्चन को समझें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चन को समझ करके उसके अनुसार अपनी तैयारी करें। वैसे दोस्तों, बीएचयू बीएड स्पेशल के अगर विषय में बात करना चाहूँ, बीएचयू बीएड में क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। मतलब ये बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक ही क्वेश्चन 2-4 साल बाद या पिछले साल या अगले साल मतलब ऐसा करके आ ही जाता है। तो जरूरी है कि आप उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लें ताकि कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो आपके रिपीट होने ही होने हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं 2008 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चंस को संकलित किया हूँ, मीन्स कलेक्ट किया हूँ और उन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको एक कॉन्सेप्ट अगर आप रट लेते हैं तो हो सकता है इससे संबंधित ही प्रश्न है लेकिन वहां पर कुछ आपसे गलती हो जाए। तो जरूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इनको समझने की कोशिश करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए उत्तरदायी है? विकल्प है आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी, तीसरा विकल्प है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और चौथा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई। तो दोस्तों, यहाँ पर उचित विकल्प, सही विकल्प बताने से पहले मैं आप लोगों को इन सभी का मतलब बता देना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो होता है यह विश्वविद्यालयों को ग्रांट देता है, मतलब ये कि उनको फंड कैसे की जरूरत है, उसके अलावा उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए, तो ये विश्वविद्यालय के लिए जिम्मेदार होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो ये विकल्प जो है ये विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी स्थापना जो है वो 1961 में की गई थी और ये हमारे लिए पाठ्यक्रम उसके अलावा टेक्स्ट बुक तैयार करता है। जो विद्यालय शिक्षा होती है उसके लिए पाठ्यक्रम और टेक्स्ट बुक तैयार करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी गई है। तीसरा विकल्प है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है। मतलब ये है कि इसमें आप घर बैठे जो है आप अपनी तैयारी और पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जिनके पास समय नहीं होता है, कुल मिलाकर के ये दूरस्थ शिक्षा का एक केंद्र है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। और चौथा जो विकल्प है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, तो यह जो है शिक्षकों के लिए सिलेबस तैयार करता है, शिक्षकों के लिए करिकुलम तैयार करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करता है। जैसे हम अगर बीएड कर रहे हैं तो हमारे बीएड कॉलेज के लिए तो हम क्या हुए, हम एक टीचर हुए, तो टीचर एजुकेशन के लिए यह जो है एक परिषद है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करती है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये है। तो इसमें सही विकल्प जो है ये होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी। अगला जो प्रश्न है देखते हैं, द एजुकेशनल स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान रिलेट्स टू विच स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। मतलब सर्व शिक्षा अभियान जो है वो शैक्षिक योजना किससे संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान की जो योजना है वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, इसे ही एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन है क्या। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक का जो एजुकेशन दिया जाता है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पालक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो पीटीए होता है, पीटीए का मतलब होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन। मतलब यह है कि पेरेंट्स और टीचर का एक संगठन तैयार किया जाता है और यह संगठन जो होता है ये विद्यालय में जो है कंटेंट जो डिलीवर किया जा रहा है, अर्थात जो शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है उसका स्तर क्या है और इस विद्यालय की हर प्रकार की शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर तक बनाए रखने के लिए यह जिम्मेदार है। तो इसलिए यहाँ पर उचित विकल्प हो जाएगा विद्यालय एवं विद्यार्थियों के स्तर को उन्नत करना। यह जो है यह इनका उचित विकल्प है, इसमें उचित विकल्प है। चौथे विकल्प को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है, इसमें लिखा है अध्यापकों की गुणवत्ता और नियमितता सुनिश्चित करना।
तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ अध्यापकों की गुणवत्ता और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, इसलिए यह विकल्प सही नहीं होगा। अगर अध्यापकों के साथ साथ विद्यालय और छात्रों के स्तर की गुणवत्ता और नियमितता निश्चित करना हो तो विकल्प ये सही हो सकता था। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरवर्ती शिक्षा का एक पहलू है? तो दूरवर्ती शिक्षा का एक पहलू हो जाएगा शिक्षकों द्वारा छात्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरवर्ती शिक्षा का एक पहलू है? विकल्प है शिक्षकों द्वारा छात्रों का नियमित कक्ष शिक्षण। तो दूरवर्ती शिक्षा में शिक्षक जो है वो नियमित कक्ष में जाकर के कभी नहीं पढ़ाता, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। दूसरा विकल्प है ई अधिगम और दूर सम्मेलन। ई अधिगम का मतलब होगा ई लर्निंग और दूर सम्मेलन का मतलब हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि के माध्यम से बातचीत की जाए। तो दूरस्थ शिक्षा का, दूरवर्ती शिक्षा का ये पहलू हो सकता है ई अधिगम और दूर सम्मेलन। और विकल्प देख लेते हैं, विद्यालय में नियमित प्रवेश। तो विद्यालय में नियमित प्रवेश अगर हो जाएगा तो फिर डिस्टेंस एजुकेशन ये रह ही नहीं जाएगा। और प्रयोगशाला में नियमित प्रायोगिक कार्य, तो ये नियमित प्रायोगिक कार्य हो ही नहीं सकते दूरस्थ शिक्षा में, इसलिए दूरवर्ती शिक्षा का एक जो पहलू होगा ई अधिगम और दूर सम्मेलन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। मतलब यह है कि एक अच्छे शिक्षक की आवश्यक विशेषता कौन सा नहीं है। तो इसमें जो विकल्प हैं, विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, नैतिक एवं नीतिगत व्यवहार, हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य करना। तो इसमें जो चौथा विकल्प है वो सही होगा, हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य करना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप बीएड करने जा रहे हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, शिक्षक जो है वो कभी भी स्वार्थ के लिए काम करता ही नहीं है। उसको अपने स्तर पर चाहे जितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ें, उसको हमेशा बच्चों के अधिगम की सुगमता पर ध्यान देना होगा। मतलब ये है कि बच्चे कितने आसानी से सीख पाएँ, इस बात पर एकमात्र फोकस उसका होना चाहिए। उसको लेकर कोई भी कितनी भी परेशानी आ जाए, वो कितना भी रात जाकर कंटेंट तैयार करे, कुछ भी करे, उससे जो है आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है बच्चों के लर्निंग को आसान बनाना। तो यहाँ पर ये विकल्प सही होगा। अन्य विकल्पों को देखते हैं, तो विषय का ज्ञान तो होना जरूरी ही है, सब्जेक्ट नॉलेज होना ही चाहिए। संप्रेषण कौशल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्योंकि यदि आप संप्रेषण करने में सफल नहीं है, मतलब अपनी बात जो है, अपना मैसेज, अपना जो कंटेंट है आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं बच्चे तक, तो यहाँ पर आपका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो संप्रेषण कौशल और उसकी जो समस्याएं हैं उसको भी समझने का कौशल आपके होना चाहिए। दोनों गुण सम्मिलित हैं संप्रेषण कौशल में, तो ये तो जरूरी ही है। तीसरा है नैतिक एवं नीतिगत व्यवहार। तो बच्चे नीति और नैतिकता दोनों शिक्षक से सीखते हैं, तो यह तो गुण आवश्यक ही है, इसलिए उचित विकल्प चौथा हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और मेरी यह पूरी जिम्मेदारी है कि आपको बीएड एंट्रेंस की तैयारी अच्छी तरह से करवाई जाए। स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो कंटिन्यू रखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद, जैसे पुनर्वास शब्द से आप समझ सकते हैं, पुनर्वास का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलेट करना मतलब ये है कि उनको फिर से, अगर वो एक्सक्लूडेड हैं उनको इंक्लूजन करना है। उनका मतलब ये है कि कोई भी छूटने ना पाए, इस धारणा के साथ जहाँ पर काम किया जाता है वहाँ पर उनका पुनर्वास किया जाता है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास करना। जो विकलांग हैं, आजकल उनको दिव्यांग कहा जाता है, उनके पुनर्वास के लिए मतलब ये है कि वो अपना जीवन आसानी के साथ चला सकें, इसके लिए उनको जो है स्किल अवेलेबल कराए जाते हैं, उनको सिखाया पढ़ाया जाता है। तो एक तरह से उनका ये पुनर्वास हुआ ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास। मानव संसाधनों का विकास का मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप करना मतलब कि उनसे रिलेटेड जो, जैसे मान लीजिए एक ऐसा तंत्र तैयार करना जो आसानी से उनको पढ़ा लिखा सके, मतलब उनके लिए इंस्ट्रक्टर, टीचर इत्यादि की व्यवस्था करना। और विकल्पों को देखते हैं, विकलांग बच्चों को शिक्षित करना। तो शिक्षित करना मात्र एक विकल्प नहीं है, उनको जो है
पुनर्वास मतलब उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण, मात्र पंजीकरण रजिस्ट्रेशन भरकर देने से कुछ नहीं होता, तो ये भी सही नहीं होगा। पूरे देश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन, तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन तो होना ही चाहिए, तो ये विकल्प सही हो सकता था। लेकिन विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधनों का जो विकास है ये इसी में सम्मिलित हो जाएगा, इसी में इंटीग्रेटेड है, उसी के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, इसलिए सही विकल्प होगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान समय में शिक्षकों का अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के लिए आप निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी मानते हैं? मतलब ये कि वर्तमान समय में शिक्षक जो है अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गया है, तो इसके लिए आप किसे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक जो है अपने कर्तव्यों से जो उदासीन हो गया है, मतलब ये कि उसको जगाने की ज़रूरत है, वो इग्नोरेंट हो चुका है और उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि आप जब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप पूरी तरह से शिक्षण व्यवसाय में जा रहे हैं, तो आप बीएड के दौरान व्यावसायिक कौशलों को प्राप्त करेंगे, प्रोफेशनल स्किल्स को प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पर आपका एकमात्र उद्देश्य होगा आपके प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं निष्पक्ष सामाजिक वातावरण, यह विकल्प सही हो सकता है। लेकिन दूसरा विकल्प देखें, व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अभाव जो है यह सही विकल्प है, क्योंकि व्यावसायिक रूप प्रोफेशनली वो इतना कमिटेड नहीं है कि वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। मतलब ये उनको जगाने की ज़रूरत है, उनको प्रेरित करने की ज़रूरत है कि आपकी ड्यूटी क्या है। तो व्यावसायिक प्रतिबद्धता का होना जरूरी है, वही आजकल के शिक्षकों में नहीं है, इसलिए अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गए हैं। अगर आपको जो है यहाँ पर देखें चौथा विकल्प में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो शिक्षकों के कार्य का घटता हुआ सामाजिक स्तर जो है, ये सामाजिक स्तर का मतलब सामाजिक में तो अभी भी जुड़े हैं, वो विभिन्न प्रकार के सर्वे करते हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलवाते हैं, मतलब उसका प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचार प्रसार करने में सहयोग करते हैं, तो सामाजिक स्तर तो उनका है, परंतु यहाँ पर व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अभाव जो है यही सही विकल्प होगा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल टीचर बनने जा रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर बीएड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यही है, तो इस दृष्टि से देखें तो यही विकल्प सही होगा दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, शिक्षण एक पारस्परिक प्रक्रिया है, तीसरा है शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए विकल्पों को देखते हैं। शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, बस उसे एक स्किल देने की जरूरत है। शिक्षण एक पारस्परिक प्रक्रिया है, पारस्परिक का मतलब होगा रेट्रोस्पेक्टिव, मीन्स यहाँ पर मान लीजिए टीचर है और यहाँ पर स्टूडेंट है, तो इनकी एक पारस्परिक क्रिया होती है, मतलब जब ये कुछ बोलेगा तो ये इसको सुनेगा, इसके जो स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस होंगे वो टीचर उसका आंसर देगा। तो इस प्रकार से पारस्परिक क्रिया हो रही है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि टीचर जो है स्टूडेंट से सीखता है, तो आप यहाँ पर इस साइकिल से देख सकते हैं कि टीचर स्टूडेंट से और स्टूडेंट टीचर से दोनों सीखते हैं। तो शिक्षण एक पारस्परिक प्रक्रिया है। तीसरा जो विकल्प है शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो यह वैज्ञानिकता इसमें होती ही है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्र और नियम तैयार किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर पढ़ाया लिखा जाता है, इसलिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और चौथा जो विकल्प है शिक्षण एक अधिगम एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये आजीवन चलती भी है क्यों प्रक्रिया, क्योंकि हम जब से पैदा होते हैं और अंत तक कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमियां रहती हैं, और जैसे जैसे हमारे अंदर परिस्थितियां आती हैं हम परिस्थितियों को झेलते हैं, उनसे ठोकर खाते हैं या उनसे हमारा मुकाबला होता है, उनको जब हम फेस करते हैं तब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें ऐसा करना चाहिए था। तो आपका जो पर्सनैलिटी है या अधिगम है वो आपके पूरे जीवन भर चलता रहता है, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प ये होगा कि शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, ये विकल्प, क्योंकि शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता, ये विकल्प यहाँ पर जो पूछा है कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चन लाए हैं। वीडियो का अगला पार्ट आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए, और अगला वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान दीजिएगा आपको बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है, मतलब घंटी दबा दीजिए ताकि आपके दिमाग का घंटा बीच बीच बजता रहे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।